Students, this is the lecture number 3 of French Revolution and in this lecture हम लोग थर्ड पार्ट कवर करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं किस तरीके से राजा को हटा दिया जाता है नेशनल असेंबली के द्वारा, और अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से राजा को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तहत यूज़ किया जाता है, देन कैसे राजा को हटा दिया जाता है, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे जैकोबिन क्लब्स के बारे में। जैसे कि ये 3 कंटेंट्स हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, सेकंड अबॉलिशिंग द मोनार्की एंड थर्ड इज जैकोबिन क्लब्स। ओके, सो नाउ अब देखो, जैसे ही फ्रांस में नेशनल असेंबली आती है, नेशनल असेंबली क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, तो नेशनल असेंबली के आने के बाद में एक ड्राफ्ट बनता है 1791 में। तो 1791 के अंदर एक ड्राफ्ट बनता है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड उससे क्या होता है कि जो राजा की जो पावर है वो सारी डिवाइड हो जाती है या फिर छीन ली जाती है। जो किंग की जो पावर्स है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है। ओके, एंड फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? देखिए, जैसे आज की तारीख में जो ब्रिटेन है, द ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, तो जो यूनाइटेड किंगडम है वो आज भी जो का है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री का जो हेड है वो एक राजा है, ठीक है, लेकिन उसमें राजा डिसीजन नहीं लेता है। जो लोग इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो डिसीजन लेता है। सिर्फ एक स्टाम्प होता है या फिर एक सिर्फ सिग्नेचर होता है राजा के नाम पे। तो वही बना दिया गया, और ये सबसे पहले बनाया गया था फ्रांस में। अब ड्राफ्ट आता है, पावर रिड्यूस कर दी जाती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों टर्म्स फर्स्ट टाइम फ्रांस रेवोल्यूशन में आए थे। ये आपने 7th और 8th क्लास में पढ़ा है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मीन्स पीपल हु मेक्स लॉ, एग्जीक्यूटिव हु डिलीवर्स द लॉ, एंड जुडिशरी हु चेक्स वेदर द लॉज आर इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली और नॉट। ओके, अब क्या होता है कि इसमें 2 तरह के सिटीजन्स को बांट दिया जाता है। वन इज एक्टिव सिटीजन एंड सेकेंड इज पैसिव सिटीजन। नो, व्हाट इज एक्टिव? एक्टिव सिटीजन का मतलब होता है वो सिटीजन जिनकी जो मेल है, ठीक है, एम्फेसाइज डाल रहा हूँ मैं, मेल। ऑल द वुमेन्स आर नॉट अलाउड इन एक्टिव सिटीजन, ठीक है। एक्टिव सिटीजन वो सिटीजन है जो वोट डाल सकते हैं, जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है। ये आप देख सकते हैं, इसमें मेंशन है 25 ईयर्स। ओके, ये आप देख सकते हैं 25 एंड अबव। और जो टैक्स पे करते हैं, कितना टैक्स? मिनिमम 3 मजदूरों का जो भत्ता होता है, ठीक है, 3 मजदूरों की मजदूरी होती है 3 दिन की, उतना अगर वो टैक्स दे सकते हैं तो फिर वो एक्टिव सिटीज़न है। और अगर वो मेल है तो, और जिनकी उम्र 25 साल के ऊपर है तो वही इलेक्शन लड़ सकते हैं या फिर वोट डाल सकते हैं, ठीक है। किंग के पास सिर्फ एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब सिर्फ एक छोटी सी पावर होती है कि वो एक अपनी पसंद का कोई मिनिस्टर चूज़ कर सकता है, दैट्स इट। तो फ्रांस के अंदर ये हो जाता है, उन्हें एक राजा को सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रखा जाता है, सिर्फ एक स्टैम्प की तरह यूज़ करने के लिए। स्टैम्प समझते हो आप? जैसे कि कोई भी ऑर्डर मिनिस्टर ने निकाला, लोगों ने मिलकर निकाला, या फिर कोई भी हमने कानून लोगों ने बनाया, लेकिन सिर्फ राजा का सिग्नेचर लिया गया, उससे पूछा नहीं गया कि आप मंजूरी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ओके, वो सिर्फ राजा के नाम पर डिसीजन लिए जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रांस को पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया। आगे हम देखते हैं, ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये दे रखा है आपके। तो मैं ये चाहूँगा कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो अपने साथ बुक पक्का खोल के रखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। अब जो इसमें आप देख सकते हैं, किंग जो है, ये जो किंग है यहाँ पे, ठीक है, किंग सिर्फ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पे 3 सेक्शंस में बांट दिया गया है। एक तो जुडिशरी, मिनिस्टर्स जो कि एग्जीक्यूटिव है, और लेजिस्लेचर्स। टोटल मेंबर्स कितने हैं? ओके, टोटल तो लेजिस्लेचर में टोटल मेंबर्स 745 मेंबर्स हैं। ये ध्यान रखना, नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? 745। एंड इलेक्टोरेट्स 50,000 मेंस। ओके, और एक्टिव सिटीजन में आप देख सकते हैं सारे मैन हैं। ओके, और ये कितनी पॉपुलेशन के हैं? 28 मिलियन। बाकी सारे जो भी मजदूर, फार्मर या फिर वुमेन्स, सबको किन में डाल दिया गया है? पैसिव में, जिनकी भी उम्र 25 से कम है उनको भी।
ओके, अब क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर क्या है? वो इंसान जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और जिसकी एज ज़्यादा है 25 से, वही मेंबर बन सकता है नेशनल असेंबली का। बात आई समझ में? ठीक है, तो ये तो है आपका फर्स्ट जो कंसेप्ट है, ये जो फर्स्ट आपका जो पार्ट है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, दैट इज फ्रांस एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और सेकेंड इज, देखो इस राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में कि हमने फ्रांस से काफ़ी कुछ सीखा है। डेमोक्रेसी टर्म वहाँ से डिराइव हुआ है, राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये सब हमने वहाँ से लिया है। तो नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स नेशनल असेंबली ने बना दिए। नेचुरल मतलब जो आपको जन्म से मिले गए राइट्स हैं, और इनएलिएनेबल का मतलब जिन्हें कोई भी हटा नहीं सकता अब। ठीक है, तो सबको समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी वगैरह जो भी राइट्स वहाँ इम्प्लीमेंट की गई, तो उन्हें अब कोई नहीं हटा सकता। ये रूल कौन लेके आया? रूल नेशनल असेंबली। और जब ये रूल्स आए, अब वहाँ पे मोस्टली लोग क्या थे? इलिटरेट थे। ठीक है, उनको भी पता है कि हमारे देश में जो मोस्टली जो फार्मर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, जो भी कारीगर या किसान हैं, वो अनपढ़ हैं। तो अब उनको किस तरीके से बताया जाएगा कि आपको क्या क्या हमने अधिकार दिए हैं, क्या क्या आपके हक हैं? तो वो किस तरीके से बताएंगे? सिंबल्स के द्वारा। आपके में पेज नंबर 12 और 13 जो है बुक में, ठीक है, आपकी बुक में पेज नंबर 12 एंड 13 वो सिग्निफाई कर रहा है। उसमें जो ग्रीन बॉक्स है उसमें सारे सिंबल्स दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कौन से सिंबल क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे अबॉलिशन ऑफ मोनार्की। अब क्या होता है कि जब राजा को हटा दिया जाता है और उन्हें जस्ट राजा जो लुइस हैं, ओके, किंग लुइस 16 को जब एज अ किंग से हटा दिया जाता है या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी जाती है, और जो पूरी जो लीडरशिप है या फिर पावर है वो किसके पास आ जाती है? नेशनल असेंबली के पास और लोगों के पास। तो आपको पता है किंग फिर कुछ ना कुछ तो साजिश रचेगा ही, कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करेगा ही। और जो साइड में जो अलग अलग कंट्रीज है जो, तो वहाँ पे भी किंग्स के अंदर एक डर बैठ गया कि यार आज फ्रांस में हो रहा है तो कल हमारे यहाँ पे भी होगा, लोग भड़क जाएंगे और हमको भी हटा दिया जाएगा लोगों के द्वारा। तो इसलिए सब लोगों ने, जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो किंग्स थे, उन्होंने क्या किया? हेल्प करना स्टार्ट कर दिया लुइस 16। ठीक है, लुइस 16 ने नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर दिया नेबर्स के साथ। ये यहाँ पे लाइन देख सकते हैं। ओके, एंड इन अप्रैल 1792 जो नेशनल असेंबली है उन्होंने वोट लिया सबसे मेंबर से और वॉर डिक्लेयर कर दी प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब प्रशिया क्यों हेल्प कर रहा था? प्रशिया कौन सी कंट्री है? आज जिसे हम जर्मनी के नाम से जानते हैं, उससे पहले प्रशिया कहा जाता था। ये वो वाला प्रशिया नहीं है, एक ईरान को भी प्रशिया कहा जाता था, लेकिन ये प्रुशिया है। प्रुशिया का मतलब जर्मनी। ठीक है, और ऑस्ट्रिया क्यों हेल्प कर रहा था? मैंने आपको बताया था कि जो रानी है क्वीन लुइस 16 की जो वाइफ है वो कहाँ से थी? ऑस्ट्रिया से। तो भाई थोड़ा बहुत तो अपने दामाद की हेल्प तो करेंगे ससुराल वाले। तो इस तरीके से उनकी हेल्प की गई। ठीक है, तो हेल्प तो हुई नहीं, वो उनकी सिर्फ प्लानिंग ही थी। और लोग नेशनल असेंबली को पता लग जाता है, फ्रांस लोगों को पता लग जाता है, और वो डिक्लेयर कर देते हैं वॉर। किसके खिलाफ? जो हेल्प कर रहे हैं उनके खिलाफ। ठीक है, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो इस वॉर में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो मोस्टली फार्मर्स वगैरह होते हैं। और वो उनका जो स्लोगन होता है, ठीक है, वो होता है मार्सलेस, एक प्लेस का नाम है। और वहाँ पे एक सॉन्ग था जिसे कहा जाता था मार्सलेस, और आज ये जो है ये नेशनल एंथम है फ्रांस का। ठीक है, और इसके चलते क्या होता है कि फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है, क्योंकि जब वॉर हम लड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। और आपको पता है 1791 के अंदर जो पावर में आए थे वो कौन आया था? वो आए थे नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली में कौन लोग हैं? एजुकेटेड लोग, और जो कि थोड़े ठीक हैं, मर्चेंट्स वगैरह हैं। लेकिन जब ये सब चल रहा था तो उसी दौरान एक और क्लब आ जाता है, जैकोबिन क्लब्स। तो जो थर्ड पार्ट है हमारे इस लेक्चर का वो है जैकोबिन क्लब्स। अब स्टार्ट हो गया है। तो जैकोबिन क्लब्स एक्चुअली क्लब है, जैकोबिन क्लब्स एक क्लब है जो कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर द्वारा बनाया गया था। और ये एक्चुअली क्लब्स किसका है? फार्मर्स एंड पीजेंट्स का, छोटे छोटे फार्मर्स हैं।
ठीक है। जैकोबिन कंप्राइजेज ऑफ वुमेन, स्मॉल पीजेंट्स, लेबर्स, आर्टिशियंस, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर एंड ऑल। तो कुल मिला के ये किसानों और मजदूरों का ग्रुप था। और इस ग्रुप में जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर। ठीक है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये ऐसे दिखते थे और इनके कपड़ों पहनने के क्या स्टाइल था। तो इनकी स्टाइल थी और ये काफ़ी प्राउड फील करते थे इससे। वो दिखाना चाहते थे कि हम लोग इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जिसे जैकोबिन्स बोला जाता है। तो वोटिंग राइट से वो सबको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई हमने भी वॉर में भागीदारी की। तो धीरे धीरे अब एज भी कम हो गई है और सारे जो मेन हैं, सारे मेन मतलब ऑल मेन्स, बी इट पुअर और रिच, दे गॉट वोटिंग राइट्स। एंड इन सितंबर 1792 वहाँ के जो किंग हैं, किंग लुइस 16 एंड जो क्वीन है जिनका जो कहाँ से थी, ऑस्ट्रिया से, मैरी एंटोनेट, उन्हें सज़ा सुना दी जाती है डेथ की। किसकी सुना दी जाती है? डेथ। और वो डेथ उनको कहाँ दी जाती है? एक पब्लिक प्लेस थी, पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड। या आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, एक बहुत बड़ा चौराहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सकते थे। वहाँ पे राजा और रानी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये थे आपके तीनों पार्ट्स। अगला जो लेक्चर है वो आपको सैटरडे को मिलेगा और उसमें हम लोग रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।